हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के पर्यावरण शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत सागरीय प्रदूषण को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, कम किया जाए। वास्तव में इस संसार में जो कुछ भी है उसका उत्पत्ति, विकास और लास्ट में विनाश की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। अर्थात जिस तरह से जीवन आवश्यक है उसी तरह से मृत्यु भी आवश्यक है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सदैव उसी अवस्था में नहीं होता है। इसीलिए संसार हर क्षण, हर पदार्थ में, हर जीव जंतु में परिवर्तन लिए हुए होता है। इसीलिए कहा जाता है परिवर्तन ही संसार का अपरिवर्तनीय नियम है। तो निश्चित रूप से जब कोई चीज़ मरती है या समाप्त होती है तो वह अपने पीछे कुछ ऐसे चीज़ों को छोड़ जाती है जो इस प्रकृति में उपयोग नहीं होता, या अगर प्रकृति में उपयोग है उसका तो दूसरे के लिए दुरुपयोग भी वह निश्चित कर जाती है। अर्थात उत्पत्ति, विकास और विनाश इत्यादि की प्रक्रिया सदैव सतत रूप से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आधार पर चलती ही रहती है। तो इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में देखें तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें उत्पादन करना आवश्यक होता है। अगर हम उत्पादन करते हैं तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, लेकिन वह उत्पादन जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति पूरी हो जाती है या उस साधन से आवश्यकता की पूरी नहीं हो पाती तो वही उत्पादन संसार के लिए, समाज के लिए, समुद्र के लिए भी एक समस्या का कारण बनता है। अगर हम बात करें तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से अगर सागरीय प्रदूषण की बात करें तो जो समुद्र में होने वाले प्रदूषण है उसे हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी गतिविधियों का पालन करें तो हम अपने जीवन का पर्यावरण संरक्षण के साथ संवर्धन कर सकते हैं, उन्हीं बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। सागरीय प्रदूषण का तात्पर्य होता है समुद्र से संबंधित होने वाले प्रदूषण से है, जिसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पूरे पर्यावरण पर पड़ता है, क्योंकि समुद्र के जल से ही हमारी वर्षा होती है या संसार में वर्षा होती है। तो समुद्र का जल अगर प्रदूषित होगा तो निश्चित रूप से जो समुद्री जल जीव हैं या समुद्री जो संसार है, समुद्र के अंदर जो वनस्पतियाँ, जीव जंतुओं का जो संसार है वह, और समुद्र के माध्यम से जल की जो वर्षा होने वाली उन सब गतिविधियों में निश्चित रूप से दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो वो जो दुष्प्रभाव है उसका हम वीडियो पिछला बना चुके हैं, उसको वहाँ पे देखिएगा। हम लोग इसमें देखेंगे समुद्री प्रदूषण को दूर करने के हम क्या प्रयास कर सकते हैं व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, उसी को हम लोग देखेंगे। पहला देखते हैं अपशिष्टों का परिशोधन। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं, यूज होने के बाद, बिगड़ जाने के बाद खराबी हो जाती है। उसी तरह से कल कारखाने, फैक्ट्रियों में बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे तेल इत्यादि अपशिष्ट रूप में निकलते हैं। अगर उन अपशिष्टों का हम क्या करें, परिशोधन कर दें, उसे शुद्ध कर दें। उसी तरह से मल मूत्र जो शहरों के निकलने वाले हैं, जो नदियों के माध्यम से समुद्र में मिलते हैं, वो भी अपशिष्ट है। हमें क्या करना है, उसका परिशोधन, उसे मशीन लगा करके अधिक से अधिक उसे शुद्ध करके शुद्ध जल को ही नदी में डालें, और उसके अपशिष्ट को हम अलग करके बहुत से ऐसे गड्ढे हैं, पठार है, ऊसर भूमि, वहाँ ले जाके डाल दें, ताकि वह अपशिष्ट पदार्थ न समुद्र में मिलेगा, न समुद्र प्रदूषित होगा, न समुद्र के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से पूरे प्रकृति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो पहला हमको ये ध्यान में रखना है कि जो अपशिष्ट हैं वो चाहे जो हो, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा परिशोधन करने का कार्य करें। इसे व्यापक तौर पर कल कारखाने, फैक्ट्रियों में और नदी नालों में जो सीवर है इत्यादि में भी जो जल है इत्यादि को परिशोधन करके ही नदियों में डालना चाहिए, ताकि जो है समुद्र, क्योंकि नदी का जल आज नहीं तो कल घूमते फिरते समुद्र में ही मिलता है, तो वहाँ पर समुद्री प्रदूषण कम होगा। अर्थात समुद्री प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। दूसरा है उर्वरकों और रासायनिक प्रयोग पर नियंत्रण। जो कृषि के क्षेत्र में मनमाना खाद, जो यूरिया, डाई, पोटास, जो कुछ भी हम लोग देते हैं वह, और उर्वरक देते हैं, रासायनिक दवाइयाँ, बहुत सारा रासायनिक मतलब उर्वरक का मतलब एक खाद उद होता है, रासायनिक का मतलब जो रसायन से संबंधित दवाइयाँ होती हैं, छिड़काव होते हैं, वो सबका प्रयोग अगर हम कृषि क्षेत्र में कम कर दें या इस पर हम रोक लगा दें तो निश्चित रूप से जो फसल होगी वह पर्यावरण के अनुसार स्वस्थ फसल होगी और पर्यावरण के अनुकूल हमें योग्यता, क्षमता इत्यादि का भी विकास करेगी। लेकिन
जब तक हम इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तब तक हम समुद्री प्रदूषण को नहीं रोक पाएंगे। कैसे नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि अगर हम उर्वरक का, खाद का और रासायनिक दवाइयों इत्यादि का अगर हम प्रयोग करेंगे तो जब भारी वर्षा होती है तो निश्चित रूप से वर्षा का जल इन सब से मिलेगा और मिल करके फिर नदी नाले के माध्यम से नाला में जाएगा, फिर नदी में जाते हुए फिर समुद्र में पहुँच जाएगा। तो ये जो रासायनिक उर्वरक हैं, रासायनिक दवाइयाँ हैं, यह समुद्री जीव जंतुओं को ज़्यादा प्रभावित करेंगी। अगर हम इसका प्रयोग कम कर देंगे या नहीं करेंगे, घटा देंगे, तो निश्चित रूप से हम सागरीय प्रदूषण को कम कर सकते हैं। समुद्र के पर्यावरणीय जीवन संतुलन को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। कब? जब हम उर्वरक और रासायनिक दवाइयाँ इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे या कम करेंगे, तभी यह संभव है। दूसरा उपाय यह है। तीसरा उपाय है तैलीय अपशिष्ट को जलाना। निश्चित रूप से जो कल कारखाने हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जैसे चमड़े उमड़े का उद्योग हुआ, साबुन उबुन का जो उद्योग हुआ, और जो केमिकल मिला के तेल इत्यादि तैयार किए जाते हैं, ये जो इससे संबंधित जो कारखाने होते हैं, उनमें से क्या होता है, तेल का अपशिष्ट यानी खराब तेल बहुत ज़्यादा निकलता है। एक समझिए कि चर्बी से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं, मांस से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं, उसके साफ़ सफाई, धुलाई या उसके प्रोडक्ट से तेल संबंधी रिसाव बहुत ज़्यादा कल कारखाने फैक्ट्रियों से अपशिष्ट यानी खराब तेल के रूप में ज़्यादा होता है। तो ये जो तैलीय अपशिष्ट है, जो तेल खराब तेल कारखाने फैक्ट्रियों से निकलते हैं, उसे हम नदी में न डालें, उसे हम डायरेक्ट समुद्र में न छोड़ें, बल्कि उसे क्या करें, उसे जला देना चाहिए। आप जला देंगे तो निश्चित रूप से आप जो समुद्री प्रदूषण है वो रोक सकते हैं। अब वायु प्रदूषण क्या नहीं होगा? वायु प्रदूषण होगा, लेकिन वायु प्रदूषण बहुत कम होगा। या उस तेल को हम जो है क्या करें, बलुई भूमि या रेतीली भूमि पर डाल दें, तो वह नुकसान नहीं करेगा। ऐसे जगह पे जो बालू डाल करके सोख्ता बना दिया जाए, बालू पर्याप्त रूप से गांच दिया जाए, उसी में डाल दिया, वो सोख्ता चला जाएगा। अब वह बालू क्या करेगा, नीचे वो जल्दी रिसाव ही नहीं हो पाए, अर्थात वह बालू इतना गर्म होते होते उसका जो है एक प्रकार से जो हानिकारक गतिविधियाँ हैं वो जल तक पहुँचने ही नहीं देगा। तो ये सब अगर हम व्यवस्था कर देते, जला देते हैं, या बलुई भूमि के ऊपर रेगिस्तान की तरह वाली चीज़ों पर अगर बालू वाली भूमि पर उसे हम छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण प्रदूषण को भी बचा सकते हैं और जलीय प्रदूषण यानी समुद्री जल में जो होने वाला प्रदूषण उसे भी बचा सकते हैं। तीसरा उपाय है। चौथा उपाय समुद्री यातायात में सावधानी। जैसे जो इराक, ईरान इत्यादि जो जहाँ से पेट्रोल डीजल इत्यादि के आयात किए जाते हैं विभिन्न देशों में या विभिन्न माध्यमों से जो आयात किए जाते हैं, जब उसको लोड और अनलोड किया जाता है समुद्र में, उस समय उस तेल का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, लादने उतारने में बहुत ज़्यादा तेल की बर्बादी होती है, जिसके कारण से उससे संबंधित बंदरगाहों पर एक समझिए लेयर तेल की बन जाती है उसके आसपास समुद्र जहाँ पर लोड और अनलोड होता है। तो अगर समुद्री यातायात में जो तेल संबंधी या कच्चे तेल संबंधी साधनों का आयात निर्यात किया जाता है, वहाँ पर भी हमें सावधानी रखनी ज़रूरी है ताकि समुद्री प्रदूषण कम हो सके। क्योंकि जैसे होता है ना, जहाँ से कोयला निकलता है ना, वहाँ कोयले का बहुत ज़्यादा मिसयूज है, चारों तरफ कोयले उड़ता है। उसी तरह से जहाँ से जिन देशों से पेट्रोल डीजल इत्यादि साधनों का आयात निर्यात किया जाता है, वहाँ पर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेल का अपव्यय होता है, तेल का नुकसान होता है लोड अनलोड करने में। वहाँ पर अगर सावधानी बरती जाए तो उससे संबंधित बंदरगाह 2-4-5 किलोमीटर के आगे पीछे का जो समुद्र है उसे हम समुद्री प्रदूषण होने से रोक सकते हैं। तो ये जो समुद्री मार्ग यानी जहाज़ों में जो लोड अनलोड के समय जो तेल अपशिष्ट है या तेल का जो मिसयूज होता है उसे अगर रोके तो अभी एक प्रकार से समुद्री प्रदूषण को रोकने का कार्य करता है। आगे हम बात करें सार्वजनिक जागरूकता। होता ये है कि जानकारी होना अलग बात है, जानकारी को व्यवहार में उतारना अलग बात है। आज भी भारत में पढ़े लिखे लोग भी मनमाना थूकते हैं, मनमाना खा पी के लुटा देते हैं, फेंक देते हैं प्लास्टिक इत्यादि को। तो निश्चित रूप से हमें उसी तरह से इस सब में जागरूकता लानी चाहिए। जिस तरह से पोलियो के संदर्भ में इतना ज़्यादा जागरूकता फैलाई गई कि सभी लोग उसका टीका कराए, भारत पोलियो से मुक्त हो गया। उसी तरह से सार्वजनिक जागरूकता सरकार की तरफ से बड़े बड़े क्रिकेटर, खेल अभिनेता इत्यादि के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता प्लास्टिक के संदर्भ में, क्रय विक्रय के संदर्भ में, वस्तुओं के पैकिंग के संदर्भ में, कल कारखानों
के पैकिंग द्वारा संदर्भ में इतना जानकारी अधिक भर दिया जाए कि लोग ऐसे साधनों का प्रयोग ही न करें या ऐसे साधनों को स्वीकार ही न करें जिससे कोई भी जल प्रदूषित हो। क्योंकि जब सागरी चाहे नदियों का जल हो चाहे तालाब का जल हो, अगर वो प्रदूषित होगा तो वर्षा के दिनों में आज नहीं तो कल जाकर के समुद्र के जल को भी प्रदूषित कर देगा। तो ऐसे समय में जो सार्वजनिक जागरूकता अगर हम शिक्षा के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, क्रिकेट खेल इत्यादि के माध्यम से अगर हम फैलाते हैं तो निश्चित रूप से हम सागरीय प्रदूषण को भी कम करने में सफल होंगे। अगला है वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा। वैकल्पिक यानी जो भी हमारे पास संसाधन अपशिष्ट यानी खराब के रूप में निकलते हैं कल कारखाने, फैक्ट्रियों से या शुगर फैक्ट्रियों से, जो भी है उनका हम अगर कोई वैकल्पिक उपयोग कर लें तो भी जो है वह समुद्र में नदियों के माध्यम से जाके नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर देखते हैं जो गुड़ बनता है उसके ऊपर वाले भाग वाले गंदगी वाले भाग से वो भी बनता है, शराब भी बनता है। तो गुड़ वाले फैक्ट्री से जैसे शराब बनती है, उसी तरह से अगर हम जो विभिन्न प्रकार के तेल, अपशिष्ट पदार्थ, कचरा इत्यादि निकलते हैं तो उससे हम अलकतरा इत्यादि बना लें या फिर ऐसी चीज़ें बना लें जो हमें किसी अन्य कार्य में उसका प्रयोग में लाया जा सके। जैसे फूल से अगरबत्ती बनाना, फूल भगवान को खूब चढ़ता है लेकिन फूल से अगरबत्ती भी बना ली जाती है। तो वह जो जाकर के ज़मीन में मिलता या फिर नदी नाले के माध्यम से समुद्र में जाता, उससे अगरबत्ती बन जा रही है। उसी तरह से जो कल कारखाने, फैक्ट्रियों में निकलने वाले कचरा इत्यादि हैं उसका हमें वैकल्पिक प्रयोग ढूंढना चाहिए कि इसका वैकल्पिक प्रयोग क्या किया जाए। हाँ, यद्यपि वैकल्पिक प्रयोग में लागत अधिक आएगी, फिर भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम वैकल्पिक प्रयोग पर, जैसे अब शहरों के नालों में जब रिफाइन लगाया जाता है, रिफाइनरी मशीन लगाई जाती है तो वह गंदगी को बाहर निकाल देती है। अगर उस गंदगी को 6 महीना 3 महीना छोड़ दिया जाए तो खाद बन जाती है। उस खाद को खेत में डाल के जुताई करके फिर स्वच्छ जल से सिंचाई किया जाए तो खेती बड़ी जोरदार होती है। तो एक प्रकार से वैकल्पिक उपयोग को हमें बढ़ावा देना होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ से निकले। वैकल्पिक प्रयोग हमारा क्या करेगा होगा। जैसी तरह से अब वैकल्पिक जैसे प्लास्टिक जो गंदगी वाली प्लास्टिक है, जो ख़राब हो चुकी है प्लास्टिक, और उस प्लास्टिक से अब रोड भी बनाए जा रहे हैं। उसको गला करके एक प्रकार से रोड तैयार किया जाता है, तो वह भी एक प्रकार का वैकल्पिक उपयोग है। तो यानी जितने हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं संभवतः सरकार को चाहिए कि उसके वैकल्पिक प्रयोग को बढ़ावा दे, जिससे क्या हो कि प्रदूषण की नौबत ही न आए, प्रदूषण बहुत कम हो जाए। जलीय प्रदूषण कम होगा तो निश्चित रूप से नदियों का प्रदूषण कम होगा, नदियों का प्रदूषण कम होगा तो वो समुद्र में जाके मिलती है, उससे भी समुद्र का भी प्रदूषण कम होगा। अगला है कठोर कानून। सरकार को चाहिए कठोर कानून बनाए। जैसे प्लास्टिक के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार में देखा जाए तो बार बार सब छूटे देते जा रहे हैं। प्लास्टिक आज भी चल रही है। जो राज्य सरकारों ने सक्रियता दिखाई वहाँ प्लास्टिक नहीं मिलती है, बल्कि कागज़ का थैला मिलता है जो आराम से गल जाता है और वस्तु भी दिया जा सकता है। तो एक प्रकार से कठोर कानून बनाना चाहिए। और जानते ही हैं कोई चीज़ की सफलता का अपना एक न्यूनतम मापदंड होता है। उस सफलता को प्राप्त करने के लिए उनको न्यूनतम आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जब सुविधा को धर्म बना लिया जाए, पैसा कमाने को धर्म बना लिया जाए, तो निश्चित रूप से यह कठोर कानून मात्र किताबों में ही रह जाता है या भारत के पंडित लोगों के ज़बान पर रह जाता है, अर्थात ज्ञानी लोगों की ज़बान पर रह जाता है। हालांकि भारत के IAS PCS तो बहुत विद्वान ही हैं, लेकिन व्यवहार कैसा है किसी से छिपा नहीं। तो कठोर कानून का कठोरता से पालन हो तो निश्चित रूप से हम सफलता में। अगला है नालों एवं सीवर का बंद करना। ये बड़ा विचित्र चीज़। जैसे गांव देहात में जो होता है, जैसे वो बाथरूम बनता है, शौचालय बनता है, तो उसका उसी में सब व्यवस्था हो जाती है। वो नाले में नहीं जाता, ना नदी में जाता है। उसी तरह से शहरों में घरों के अंदर ही सीवर बना दिया जाए, उसकी पानी टंकी हो, गंदे पानी टंकी हो, बाथरूम का हो, शौचालय का भी हो, तो निश्चित रूप से वो नाले नदी के पानी न नदी में जाएंगे, ना नदी का पानी समुद्र में जाएगा, ना समुद्र का प्रदूषण होगा। लेकिन है क्या कि यह व्यवस्था जो है, यह व्यवस्था करने में खर्च तो ज़रूर आएगा, लेकिन अगर आप भविष्य के लिए तैयार नहीं होंगे तो समस्या आप ही को झेलना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है। जैसे आप गांव देहात में देख रहे हैं शौचालय बनता है, उसकी टंकी बनती है, उसी तरह से शहरों में बड़े बड़े घर हैं, खोद के बना दो, बस वर्षा का जल बाहर आए, बाहर ही बह के चला जाए।
आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सड़क के किनारे भी खोद करके ऊपर अच्छे से ढलाई करके आप कुंड बना सकते हैं, वहाँ दुकान संबंधी पानी गिरा सकते हैं। कुल मिला के वर्षा का पानी ही सिर्फ जाए, क्योंकि वर्षा के दिनों में इतनी बरसात होती है कि वह पानी आराम से समुद्र में चला जाता है और कोई गंदगी ये नहीं फैल पाती। लेकिन अन्य मौसमों में फिर वही प्रदूषण नदियों के जल के प्रदूषण करता है, उसमें जीवधारियों को प्रदूषित करता है। वही पानी जा कर के जब समुद्र में मिलता है तो वहाँ के जीवधारू वनस्पतियों को, इत्यादि को प्रदूषित या खतरनाक बनाता है। जब आदमी उसका भक्षण या भोजन करता है तो पूरे समाज में ही वो रोग बीमारी फैलने लगती है। तो ये सब नालों और सीवर को बंद कर दिया जाए तो इससे भी क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, अर्थात जल प्रदूषण नहीं होगा, समुद्री प्रदूषण भी नहीं होगा। आगे अगर हम बात करें, ये भी बड़ा थोड़ा आवश्यक है, इसमें बड़ा तेज है। शक्ति प्रदर्शन, राष्ट्र की सुरक्षा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए नाभिकीय विस्फोटकों का यानी बारूद, बम या मिसाइल इत्यादि का भी परीक्षण समुद्री क्षेत्रों में किया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, समुद्र की जो अल्फा बीटा जो किरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा की जो किरणें होती हैं, जो आवेशित रूप में धनात्मक, ऋणात्मक और बिना आवेश की होती हैं, उस पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे जलीय जीवों का संतुलन एकाएक बिगड़ता है। जहाँ पर वो गिरता है मिसाइल या जहाँ पर वो परीक्षण नाभिकीय वाला किया जाता है, वहाँ पर भी ये स्थितियाँ डिस्टर्बेंस होती हैं। जैसे होता है ना कि एकाएक एक मनोभाव समुद्री जीव जंतुओं पर एक भयानक असर डालता है ये सब परीक्षण। तो उन जीवों के रहन सहन में, समुद्री पर्यावरण में एक अद्वितीय विक्षोभ उत्पन्न होता है। वह भी एक प्रकार का समुद्री हलचलों का या प्रदूषण का रूप माना जाता है। तो इसे भी बहुत कम करना चाहिए। हालांकि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, फिर भी अनावश्यक बल प्रदर्शन या शक्ति का प्रदर्शन किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होता। तो ये अगर हम प्रदूषण ऐसा नहीं करते हैं, यानी नाभिकीय विस्फोटकों का ज़्यादा हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से समुद्री जल जीवों में एक अपना स्वस्थ और स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ व्यवहार या स्वस्थ समुद्री पर्यावरण को हम बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें जीवन का सर्किल, उनके वनस्पतियों का चक्र इत्यादि चलता रहता है, उसे हम निर्विघ्न रूप से बना सकते हैं। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, टॉपिक, विचार, जिसे हम समझाने का प्रयास किए, कि जिसे हम व्यक्तिगत या सरकारी प्रयासों के माध्यम से अगर हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से सागरीय प्रदूषण को, यानी समुद्र में जो प्रदूषण हो रहा है नदियों के माध्यम से, वर्षा जल के माध्यम से, हमारे गलत व्यवहारों के माध्यम से, हमारे न जागरूकता के कारण से, सरकार या कानून की लापरवाही के कारण से, यातायात में लापरवाही इत्यादि के कारण से जो हो रहे हैं, उसे हम कम कर सकते हैं, उसे हम समाप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सागरीय प्रदूषण को दूर करने का या नियंत्रण करने का क्या उपाय है, इसे आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।